नमस्कार, आप देख रहे हैं जय एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हरीश शहीर। आज हम बात करेंगे मुद्दे की। एक जय एक्सप्रेस ने नया एपिसोड शुरू किया है मुद्दे की बात। नीमच जिले के हर मुद्दे की बात पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिला परिषद के अध्यक्ष विष्णु जी परिहार, वरिष्ठ एडवोकेट विजय जी जोशी, जिससे हम बात करेंगे अफीम के मुद्दे को लेकर। अफीम के मुद्दे में नीमच और मंदसौर जिले में अफीम की पैदावारी होती है और किसान की किस तरह की भूमिका रहती है, इस मामले में हम करेंगे चर्चा। वहीं युवाओं को तस्करी की तरफ हो रहा है रुख, उस पर भी बात करेंगे हम पूरी। हम पुलिस की भूमिका पर भी उठाएंगे पूरा सवाल। हम बात करेंगे मुद्दे की। बने रहिए हमारे साथ। So music studio. So music studio. So music studio. नमस्कार, आप देख रहे हैं जय एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हरीश शहीद। आज हम बात करेंगे मुद्दे की। मुद्दे की बात में आज हमारे पास टॉपिक है अफीम का मुद्दा। अफीम को लेकर नीमच मंदसौर में भारी मात्रा में पैदावारी होती है और उसी का उल्टा देखा जाए तो तस्करी भी होती है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जिला परिषद के अध्यक्ष विष्णु जी परिहार और वरिष्ठ एडवोकेट विजय जी जोशी हमारे साथ मौजूद है। इस मामले में बात करेंगे कि अफीम के मुद्दे को लेकर मंदसौर नीमच जिले में अफीम की पैदावारी होती है और कहीं न कहीं भारी मात्रा में अफीम होती है। उसके बाद अफीम के डोडा चूड़ा की तस्करी भी भारी मात्रा में यहाँ पे होती है और कहीं न कहीं केंद्र सरकार द्वारा अभी तक डोडा चूड़ा खरीदा नहीं गया। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे विष्णु? देखिए हरीश जी, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि नीमच जिला, मंदसौर जिला और पहले रतलाम जिला भी हुआ करता था। मध्य प्रदेश में अफीम के उत्पादन के मामले में इन तीनों ही जिलों को मान्यता थी जी। और हम देश भर में पहचाने जाते थे अफीम के नाम से। अफीम बड़ी विख्यात फसल है जी। लेकिन धीरे धीरे इसकी जो एक और बुराई कह लें या इसको एक हमारी नीमच जिले के लिए थोड़ा सा शर्मनाक जो घटनाक्रम जुड़ता है जी। वो इसको लेकर के देखा जाता है आमतौर पर कि तस्करी को लेकर के हम जितने कुख्यात भी हैं जी। अफीम की पैदावार को लेकर के हम विख्यात हैं, लेकिन उसी तरीके से तस्करी और बढ़ते नशे के प्रचलन, जिसमें स्मैक का हम प्रमुखता से जिक्र करना चाहेंगे, उसको लेकर के धीरे धीरे कुख्यात हो गए जी। अब बात आती है कि किस तरह से यह पैदा होती है, किस लिए इसको पैदा किया जाता था और अब इसका क्या स्वरूप धीरे धीरे होता जा रहा है, वो बड़ा दिलचस्प है। और बहुत ही हमारे लिए अब ये कहा जाए कि अफीम को जिस रूप में लिया जाता था, दवाइयों को बनाने के लिए अफीम का उत्पादन किया जाता था और वही चीज अब नशे के रूप में ज्यादा इस्तेमाल की जाने लगी है। तो जो इसका दूसरा पक्ष है नशे का, उसके कारोबार को लेकर के हम कहीं न कहीं बहुत ही ज्यादा कुख्यात की श्रेणी में धीरे धीरे आने लगे हैं। नीमच जिला, मंदसौर जिला इस बात के लिए यूं मान के चलिए कि पुलिस विभाग में या नारकोटिक्स के रडार में यहाँ कुख्यात के रूप में ज्यादा जाना जाता है। किसान को आप किस नजरिए से देखते हैं? किसान पैदावारी करता है, क्या किसान अफीम पैदा करने के बाद परेशान रहता है या फिर उसको अधिक दाम मिल पाते हैं इसमें? भाई, आप पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि आमतौर पर नीमच मंदसौर जिले की राजनीति अफीम पे केंद्रित हुआ करती थी जी। और अभी भी अफीम को लेकर के जब भी कोई घटनाक्रम आता है तो बड़ा मुद्दा बनता है जी। केंद्र सरकार के सामने। अफीम ये एक ऐसी फसल है जिसमें केंद्र की भी उतनी भूमिका है तो राज्य सरकार की भी उतनी ही भूमिका है। तो दोनों ही सरकारों में जो चुने जाने वाले प्रतिनिधि होते हैं वे इसको समय समय पर बाकायदा मुद्दा तो बनाते हैं लेकिन किसानों की असली तकलीफ पिछले कई वर्षों से जो चली आ रही है उस दिशा में उनका ध्यान बहुत कम जाता है। तात्कालिक तौर पर वो चुनाव जीत भी जाते हैं किसानों को अपनी ओर से दिलासा दे करके, लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद कभी किसान अपनी समस्याएं लेकर उन तक पहुंचते हैं
तो न वो केंद्र के पास उतने तरीके से प्रभावी तरीके से रखते हैं, न ही राज्य सरकार के पास में। कहीं की डोला चूरा की पहले खरीदारी होती थी और ठेके भी हुआ करते थे, जिससे किसान कम से कम अपना डोला चूरा बेच पाता था। आज किसान खुद अपने घरों में डोला चूरा पाता, तो क्या वो सुरक्षित है किसान, या फिर अब युवाओं की तस्करी इस ओर बढ़ने लगी? हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से कि एक जमाना था जब यहाँ पर किसान डोडा चूरा अपने खेत खलिहान में डाल दिया करते थे जी। खाद बनता था, खत्म हो जाया करता था जी। लेकिन धीरे धीरे जब डोडा चूरा का दुरुपयोग यहाँ पे होना शुरू हुआ, तस्करों ने इस चीज को का भी उपयोग अपने नशे के कारोबार के लिए करना शुरू किया, तो स्वाभाविक रूप से सरकार को ध्यान देना था। डोडा चूरा के ठेके होने लगे, तब तक किसान खुश था, अपना अफीम का उत्पादन लिया, डोडा चूरा सरकार को सौंप दिया। लेकिन सरकार खुद पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, ये शिवराज सिंह चौहान जी भी, इनके कार्यकाल में डोडा चूरा के बारे में चर्चा चली थी, लेकिन वापस से जब इनकी फिर से आप सरकार बन गई है तो डोडा चूरा के संबंध में कोई कॉन्क्रीट निर्णय नहीं लिया गया है कि ठेका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब जब ठेका नहीं होगा तो फसल वहां पड़ी रहेगी, तो तस्करों की निगाह तो रहेगी उसके ऊपर, स्वाभाविक रूप से वो प्रलोभन देते हैं और कई व्यक्ति कसूर इसमें फंस जाते हैं। आप पत्रकार हैं, इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या शासन को इसको खरीदना चाहिए? तस्करी पर लगाम लगाने के लिए क्या प्रयत्न करने चाहिए? बिल्कुल, सरकार को इस मामले में प्राथमिकता से सोचना चाहिए। डोडा चूरा जो है गंभीर मसला है, आपने इसको नशे एनडीपीएस की श्रेणी में शामिल किया है, क्योंकि डोडा चूरा कहीं से कहीं तक अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसा नहीं आया कि उसकी कोई दवाई बन सकती हो जी। तो ऐसे में वो नशे के कारोबार में जब उसका उपयोग होता है तो सरकार को इसको खरीद करके नष्टीकरण करना चाहिए। और सरकार यदि इसका नष्टीकरण करने के लिए कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी जब तक नहीं बनाएगी तब तक ये तमाम तरह की विद्रूपताएं सामने आती रहेगी और हमारा किसान परेशान होता रहेगा, हमारा युवा बर्बाद होता रहेगा। और जो इस चीज में भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मी या जो इस चीज में सरकारी एजेंसियां, जितनी भी चीजें हैं इसमें जिनको इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, उनकी भूमिका पर भी सवाल उठते रहेंगे। चलो, आज हमारे साथ एडवोकेट विजय जी जोशी, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि विजय जी, मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका रहती है और इसमें एनडीपीएस के जो आरोपी रहते हैं उनके किस तरह पुलिस एफआईआर दर्ज करने में देर करती है, और उसके अलावा यहाँ पे नारकोटिक्स विंग भी है और नारकोटिक्स भी है, तीनों की भूमिका क्या है? देखो हरीश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जी कि जो एक एनडीपीएस एक्ट जो है जी, ये मादक पदार्थों के लिए बनाया गया है जी और ये एक्ट काफी अच्छा है जी, और इसमें कड़ी से कड़ी सजा की व्यवस्था भी इस कानून के अंतर्गत है जी। पर देखने में आया है कि जो पुलिस का जो एक रवैया होता है जी आज, जैसे ये कहीं भी दबिश डालते हैं या कुछ भी डालते हैं, तो जो सेक्शन बनना चाहिए या जिन धाराओं में उनका जो जिन धाराओं में इनके खिलाफ प्रकरण कायम होना चाहिए, अक्सर देखा गया है। कई मामलों में ऐसा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बन रहा है, बनता है, मुकदमे होते हैं, और जो एक्चुअल स्थिति जो बनना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पा रही है। जैसा अभी आपने बात छेड़ी थी कि युवाओं में भी इसको जो है स्मगलिंग को लेके चल रहा है, ये चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देखने में आया है कि जैसे 8/18 एनडीपीएस एक्ट है, पहले ओपीएम एक्ट हुआ करता था। ओपीएम एक्ट काफी सरल था। हम ये देखें कि ओपीएम एक्ट में अफीम की स्मगलिंग इतनी ज्यादा नहीं होती थी जी, खुला बाजार था, लोगों ने चाइना एक्सपोर्ट भी करते थे, सब चीज करते थे। पर देखा कि जैसे जैसे कानून में सख्ती होती गई जी, आप देखें कानून सख्त बना है जी, पर स्मगलिंग भी बढ़ती चली गई, जी, स्मगलिंग कम नहीं हुई है। जी। आज हमारा मंदसौर जिला जो अविभाजित था, जिसमें अब नीमच जिला अलग हो चुका है, और रतलाम जिला, और समीपस्थ हमारे जो बॉर्डर पे राजस्थान है, चित्तौड़ जिला, वहाँ के कनेरा और कुछ क्षेत्र है जहाँ अफीम की पैदावार बहुत ज्यादा मात्रा में होती है जी। ये सारे एक तरीके से अगर देखें जाए तो हिंदुस्तान के अफीम के गढ़ हो गए जी। यहाँ से अफीम, डोडा चूरा। अब आपने जो बोला है कि पुलिस की भूमिका है, इसमें क्या रहती है? भाई अफीम में अगर पकड़ा गया है, व्यक्ति पकड़ा गया है, तो बाकायदा उसके ऊपर तुरंत ही, जैसे ही उसको आपने पकड़ लिया, मर्ग कायम करके उस व्यक्ति के खिलाफ आपको तुरंत
धाराएं सेक्शन सारा जो भी होता है 8-18 लगाएं, या डोला चूरा पकड़ा तो 8-28 जो भी धाराएं जिस भी सेक्शन के तहत आती है उन धाराओं में आपको जो है मुकदमा कायम करना चाहिए। कहीं न कहीं नीमच जिले की पुलिस डोला चोरा तो पकड़ती है और दबिश भी देती है, पर कहीं न कहीं कायमी करने में 24 घंटे लेट लतीफ होता है, दूसरे दिन कायमी की जाती है। ऐसा क्या कारण है कि इतना ये लेट करते हैं, तुरंत इसमें कायमी क्यों नहीं करते हैं, या फिर ये एफआईआर दर्ज करने के लिए इतना समय क्यों लेते हैं? इसमें क्या विशेष जांच के अधिकार रहते हैं इन लोगों को? देखिए, ऐसा है, कानून में सीधा सीधा फंडा है कि किसी भी चीज को अगर आपने पकड़ा है, आज मान लीजिए किसी भी इनको मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हो, या ये जांच के लिए जैसे चेकिंग के लिए भी हाईवे पे आपने देखा होगा कि बैरिकेड्स लगा के रोक टोक कर चेकिंग करते हैं, उस चेकिंग के दौरान अगर अफीम पकड़ी जाती है किसी ट्रक में या किसी कार में या किसी मोटरसाइकिल पे या डोला चूरा पकड़ा जाता है, तो पुलिस को ये अधिकार है, हालांकि मर्ग उनको तुरंत वहां कायम कर लेना चाहिए, किंतु हमारे कानून में भी ऐसी लचर व्यवस्था उसको हम बोल सकते हैं, उसमें इनको ये मौका मिल जाता है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं मिली जुली है या हो सकती है या नहीं हो सकती है, पर इनको ये अधिकार रहता है कि ये उसको जांच के दायरे में ले आते हैं। कहीं कहीं मौके पे इनको पंचनामा भी बनाना होता है, जो घटना स्थल है वो होना चाहिए जहाँ पकड़ते हैं, कहीं कहीं ये सब दूसरा दिखाया जाता है। घटना स्थल भी ये बनाते हैं, वो केस डायरी ये बाद में तैयार करते हैं जब चालान के साथ सबमिट होती है कोर्ट में, न्यायालय में, तो उसमें ये देखा जाता है कि घटना स्थल कई बार देखने में आया है, और चूंकि मैं खुद अभिभाषक हूँ और मैं ऐसे केस लड़ता हूँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि आज मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि यहाँ पे हमने पुलिस ने पता चला कि किसी हाईवे पे अफीम पकड़ी है, स्पॉट वो था, किंतु जब चालान डायरी प्रस्तुत की गई तो पता चला कि उस स्थान को बदल के बस स्टैंड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी भूमिका थोड़ी संदिग्ध तो रहती है। नहीं, सोशल मीडिया पे पूरा वायरल होता है कि इस जगह दबिश दी गई, यहाँ पकड़े गए, इतने छोड़ दिए गए, इसमें क्या सत्यता रहती है? इसमें सत्यता ये रहती है कि अगर कोई नहीं पाया गया, हालांकि छोड़ने का तो कोई रोल रहता ही नहीं है, कोई अगर साथ में है तो उसको भी सह अभियुक्त इनके द्वारा बनाया जाता है, पर हाँ ये देखने में आता है कि गाड़ी में 3 जने बैठे थे, 2 फरार हो गए मौका पाके, 1 पकड़ में आ गया, तो जब आपने एक आदमी को पकड़ा तो 2 कैसे भग गए? तो कहीं ना कहीं जो है जांच के घेरे में और शंका के घेरे में पुलिस आती ही है। नहीं, कई मामलों में देखा गया है कि गाड़ी छोड़ के फरार हो जाता है, तो क्या पुलिस यदि पूरी दबिश देती है तो क्या फरार होने में इस तरीके से कामयाब हो जाते हैं? जब नहीं, देखिए, फरार होने में वो व्यक्ति फरार जरूर हो जाता है तो जो बिल्कुल क्रिमिनल माइंड का जो होता है, जो दिन रात यही धंधे कर रहा है, वो हर चीज से अलर्ट होके चलता है। उसे मालूम है कि कहाँ पुलिस की गाड़ी लग सकती है, या उसे हल्का सा भी कहीं आभास हो जाता है तो वो इतना मेंटली प्रिपेयर रहता है, जबकि पुलिस का तो ध्यान उस गाड़ी की तरफ ही फोकस रहता है कि ये किधर मूवमेंट लेगा, पर वो इतने प्रोफेशनल लोग होते हैं, अपराधी किस्म के जो व्यक्ति होते हैं, वो भागने में सफल हो ही जाते हैं। नहीं, मेरी कई इनसे अपराधियों से भी चर्चा होती है, तो उनका कहना रहता है कि हम तो सिर्फ कोई ड्राइवर है, कोई युवा को फंसा दिया गया, तो इसमें क्या सत्यता है कि तस्कर बच जाता है और कहीं कहीं आज के युवा है जो उसमें? हाँ हरीश जी, ये मामला जरूर देखने में आया है कि वो कहते हैं ना कि चीटी और वो हल्के लोग फंस गए, भारी लोग पीछे, सफेद पोश लोग पीछे रह गए। तो ये मामला तो अक्सर देखने में आया है, और जिले में ये चीज कई बार इस चीज की आवाज भी उठी है कि मुख्य आरोपी पीछे से ही अपना काम करता है, और मजदूर वर्ग, पता चला कि मेरे को तो पैसे का लालच दिया था, मुझे तो ये कहा था कि ये फलाना बैग उस जगह पहुंचाना है, इसके तुझे इतने रुपए देंगे, पर उसमें कितनी सच्चाई है, पुलिस उनको आरोपी क्यों नहीं बनाती है, ये एक जांच का विषय है। इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि पुलिस ही जब अगर उसमें जांच, पुलिस हो या नारकोटिक्स विंग हो, दोनों अलग अलग है, नारकोटिक्स भी अपनी कार्रवाई करती है, पर देखा गया है कि पुलिस की कार्रवाई से कहीं ज़्यादा सख्त कार्रवाई नारकोटिक्स विंग वाले जरूर करते हैं, ऐसा मैंने एक अनुभव किया है। परियार जी, जब नीमच जिले में नारकोटिक्स विंग है या नारकोटिक्स है, उसके अलावा नीमच जिले की पुलिस का पूरा फोकस एनडीपीएस या डोला चूरा में ही क्यों रहता है, क्या कारण? देखिए, जब अफीम का उत्पादन हुआ और अफीम के उत्पादन के बाद में इसका दुरुपयोग शुरू हुआ तस्करी के रूप में,
तो भारत सरकार ने संविधान में प्रदत्त शक्तियों के साथ में एक इकाई का गठन किया जिसे हम एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नारकोटिक्स ब्यूरो सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के नाम से जानते हैं। जी। नीमच वो जगह है जहाँ पे नारकोटिक्स विभाग केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का मुख्यालय है। जी। इसके अलावा क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं अपराध को रोकने के लिए प्रभावी भूमिका की जिम्मेदारी निभाती है, जी। तो पुलिस के अंदर भी नारकोटिक्स का एक अलग से विंग संचालित किया जाता है। जी, जी। अब सवाल ये उठता है कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो पुलिस का नारकोटिक्स विंग जी। होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश पुलिस की तमाम इकाइयां, तमाम थाने इसी तरफ क्यों जाते हैं, एनडीपीएस की कार्रवाइयां ही क्यों करते हैं? जी, जी। कोई तो वजह है इसके पीछे। हम आपको बहुत सीधे तौर पे बता दें कि नीमच मंदसौर जिले में कई बार ये बातें सुनने को आती है कि अधिकारियों के स्थानांतरण खास तौर से इस वजह से इस इलाके में लिए जाते हैं कि ये नारकोटिक्स बेल्ट है। जी। विषय बहुत गहन है ये, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि पुलिस जब भी इस तरह की कार्रवाइयों में रुचि दिखाती है तो दो वजह साफ है। अपराध को नियंत्रित करना और अपराध नियंत्रित करने के साथ साथ पुलिस का अपना क्या उसमें लाभ हानि हो सकती है। तो जब भी यहाँ पे कार्रवाइयाँ होती है, आपने देखा होगा केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो अपनी कार्रवाई 1-2 करती है, लेकिन पुलिस की कार्रवाइयाँ उतनी ही अवधि में 10 हो जाती है। जी। नारकोटिक्स विंग की भी भूमिका अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस का ध्यान चोरी, डकैती, लूटपाट, चाकूबाजी या गुंडागर्दी के खिलाफ कम, लेकिन एनडीपीएस में रुचि अत्यधिक दिखाई देती है। वजह साफ है कि एक बड़ा नेटवर्क जो है इस रूप में यहाँ पे काम कर रहा है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि पुलिस यदि अपराध रोकने का काम करती है तो एक नेटवर्क जो है उसको किस तरीके से सेट किया जाए मामले को, ये मान के चलें कि किस तरीके से उस मामले को संभाला जाए, इसके लिए भी एक बड़ा काम लोग करते हैं। तो यही वजह है कि युवा जो हैं, आपने देखा होगा एनडीपीएस के आरोप में आज आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि नीमच मंदसौर की जेलों में जितने भी एनडीपीएस के आरोपी हैं उनमें 60 से 70% युवा है। जी। वजह साफ है, युवा बहुत ज्यादा हाईफाई लाइफ का आता है, प्रलोभन में जल्दी आ जाते हैं, इस वजह से इस तरह की गतिविधियों से जुड़ जाते हैं और कहीं न कहीं भुलेपन का उनका फायदा भी उठाया जाता है और आज उन्हें इस रूप में हम देखते हैं। दूसरा इसका पक्ष ये है कि नशे की गर्त में जो युवा जा रहे हैं उसके पीछे भी इस नेक्सस का कहीं से रोल है। पूरे जिले में देखा गया कि पुलिस के सूत्र और मुखबिर सिर्फ एनडीपीएस एक्ट में ही काम करते हैं, इसके अलावा बहुत मामले ऐसे रहते हैं जिसमें पुलिस रुचि नहीं दिखाती, और एनडीपीएस का मामला होता तो तुरंत पुलिस रुचि दिखाती। ऐसा क्यों? आपको ये देखना चाहिए कि पुलिस को चोरी कहाँ हुई, किसने की है, इसकी सूचनाएं भी मिलती होंगी जी, लेकिन उसका नेटवर्क इतना जबरदस्त नहीं होता है। लेकिन इसमें मुखबिरी इतनी ज्यादा क्यों होती है? जी, इसके पीछे भी बड़ी वजह है। मुखबिर तंत्र को कहीं न कहीं कोई लाभ तो मिलता होगा जी, जिस वजह से वो इतनी मुस्तैदी से काम करते हैं, पल पल की सूचनाएं देते हैं, दिन हो, रात हो, सुबह हो। कई बार तो सुनने में आता है सुबह 4:30 बजे की कार्रवाई हुई, कई बार सुनने में आता है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, मुखबिर भी इसी की सूचना क्यों देता है? क्या उसको अधिक लाभ मिलता है? ये अधिक लाभ मिलता कहाँ से? बिना लाभ के आप समझ सकते हैं कि मुखबिर भी अपनी जान जोखिम में क्यों डालेंगे। जी, तो स्वाभाविक रूप से इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इनकार भी नहीं कर सकते, बल्कि मैं समझता हूँ कि पुलिस के अधिकारी भी इस चीज को शायद ही इनकार करेंगे कि किसी व्यक्ति में अपने यहाँ का ये अपराध खत्म करने की इतनी ज्यादा इच्छा जागृत हुई है कि वो खुद आगे होकर के और सूचनाएं देता है। बहुत कम ऐसा देखने और सुनने को मिलता है। और हम तो ये भी सुनते हैं कि सबके अपने अपने मुखबिर फिक्स हैं जो सूचनाएं देते हैं और कार्रवाइयाँ होती है। कहीं कहीं सोशल मीडिया पे भी देखा गया है कि हर तरफ खबर आती है, जब भी डोला चुरा पकड़ते हैं कि तोड़ बट्टा हो गया, लाखों का हो गया, हजारों हो गया, करोड़ों का हो गया। क्या कारण है कि सोशल मीडिया पे जब इस तरह की अफवाह होती है तो पुलिस प्रशासन इसमें लगाम क्यों नहीं लगा पाता? या ये जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है यह सत्यता है? मैं यही आपने ही आपकी बात का थोड़ा जवाब दिया है कि यदि सोशल मीडिया में इस तरह की कोई जानकारी सार्वजनिक होती है, जी, आम आदमी उसको देखता है तो निस्संदेह पुलिस की भूमिका पे सवाल उठते हैं और उठना लाजमी भी है।
क्योंकि आम आदमी को ये पता नहीं है कि सोशल मीडिया पे जो खबर वायरल हो रही है, जो जानकारी, जो सूचना प्रसारित हो रही है, जो देखने में आ रहा है, वो सब कुछ सत्य है या असत्य है। वो जो कुछ पढ़ता है उसे मान लेता है, कई बार ऐसा होता है। और यदि वो अफवाह है तो फिर उस अफवाह का प्रभावी तरीके से जिम्मेदार एजेंसी की तरफ से खंडन क्यों नहीं किया जाता? कहीं भी देखने में आता है कि जिम्मेदारी जवाब देने से कतराते हैं, इसी कारण इस तरह की अफवाह होती है। जवाबदार यदि सही समय पे मीडिया हो या सोशल मीडिया पे सही जानकारी उपलब्ध करवा दे तो कहीं ना कहीं अफवाह फैलने का तो सवाल ही नहीं। ये बात सही है। हालांकि मुझे जहां तक जो जानकारी है कि ये बात बिल्कुल सही है कि अभी आप जो प्रश्न किया था थोड़ी देर पहले माननीय अभिभाषक जी से, जोशी जी से, आप जो प्रश्न कर रहे थे, तो मैं उसको थोड़ा सा और विस्तार देना चाहूंगा कि ये सत्य है कि एनडीपीएस की जो कार्रवाई होती है वो इतनी पेचीदा होती है कि उसके अंदर कार्रवाई को बहुत प्रभावी तरीके से, बहुत तरीके से किया, बहुत तार्किक तरीके से और बहुत तकनीकी रूप से उसको जमा करके और फिर प्रकरण बनाया जाता है। तो क्या ये कार्रवाई काफी लंबी भी या इसको अपन ये समझ लें कि पुलिस द्वारा नाटकीय रूप भी दिया जाता है? संभव हो सकता है कई मामलों में, चूंकि ये पुलिस का क्योंकि मामला है और कई बार देखने में आता है कि एसपी कार्यालय पे ज्ञापन देने आए, कलेक्टर को ज्ञापन देने आए कि भाई हमारा ये आदमी जोड़ा चूड़े में नहीं था, उसको फंसाया गया। ये भी तो कहीं कहीं सत्यता है। ज्यादा दूर आप कहाँ जाएंगे? आजकल का ही जो मामला है, जो मनासा का जो चल रहा है जी, और काफी वो चर्चित भी हुआ है। एक मामले के अंदर एक समाज के लोगों ने आज बाकायदा एसपी ऑफिस जाकर के और नामजद खुलासा किया है कि ये आरोपी पकड़े गए थे, ये आरोपियों को छोड़ दिया गया और बेकसूर एक व्यक्ति को इसमें फंसाया गया है। और उन्होंने तो जिम्मेदारी पूर्वक बाकायदा लिखित में ये आवेदन दिया है, वहाँ पे ज्ञापन दिया है और उन्होंने मांग की है, इसकी जांच की मांग की है। नहीं, कहीं कहीं यही तो देखा गया है कि जब जांच की मांग की जाती है तो उसकी जांच क्यों नहीं हो पाती, ये सत्यता सामने क्यों नहीं आती? जब एनडीपीएस की कार्रवाई होती है, गोवा चोरा पकड़ा जाता है, पत्रकारों द्वारा भी उसकी खबर छापी जाती है, उसके बाद का जो रोल रहता है वो खुलासा नहीं किया जाता, कहीं कहीं उसको रोक लिया जाता है कि भाई ये माल कहाँ से ला रहा था, कहाँ ले जा रहा था, इसकी कभी भी सार्वजनिक बात नहीं की जाती। हालांकि ये विभाग का विषय है कि वो इस चीज की जांच क्यों नहीं करते हैं या जांच करते हैं तो उसमें क्या पाते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि हम विभाग को जितना दोषी ठहराते हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका, आज अगर मान लीजिए कोई बेलगाम हो जाता है तो उसके ऊपर लगाम कसने का सबसे पहला जिम्मा जो है वो जनप्रतिनिधियों का है जी। और हमारे इलाके के जनप्रतिनिधियों की भूमिका पिछले कई सालों से देख रहे हैं, चाहे अफीम के मामले में हो, भाव बढ़ाने की बात हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे एनडीपीएस के झूठे प्रकरणों की बात हो जी। अभी तक भी हम लोग ये आमतौर पे शिकायतें आती ही रहती है और उनकी भूमिका ये बननी चाहिए कि वो प्रभावी तरीके से यदि कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। और जनप्रतिनिधि जब ऐसा नहीं करते हैं तो ये जिम्मेदारी विपक्ष की हो जाती है। आप देख रहे हैं कि आज की स्थिति में विपक्ष की भूमिका आम नागरिक उठा रहे हैं या कोई सामाजिक कार्यकर्ता उठा रहे हैं या फिर सबसे बड़ी भूमिका जो इस मामले में विपक्ष के रूप में है वो मीडिया निभा रहा है। इसका क्या बड़ा कारण है कि ये जनप्रतिनिधि सामने नहीं आ पाते हैं या ऐसे मामले में रुचि नहीं दिखाते हैं, ऐसा क्या कारण? भाई इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जनप्रतिनिधियों को या तो दूसरे अपने कामों से फुर्सत है नहीं जी, और या फिर वो जनता की इन गंभीर समस्याओं को इस तरीके से नजरअंदाज करते हैं या फिर उनका और कोई दूसरा हित हो सकता है। इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि जिस तरह से जनप्रतिनिधि तो इस चीज को ठीक करवाए ही, विपक्ष को भी इतनी ही ताकत से ये मसला उठाना चाहिए और अभी तो ये बहुत बड़ा विषय है। कहीं विपक्ष तो ऐसे मुद्दे उठाने में नाकामी साबित होता आया, यहाँ देखने में आया। आज हम और बात कर लेते हैं कि जब नीमच जिले की यहाँ अफीम फैक्ट्री भी है और अफीम फैक्ट्री के पूर्व मैनेजर से मेरी चर्चा हुई थी तो उनका कहना था कि कम से कम इतनी मात्रा में यहाँ पे अफीम है कि 10 साल तक यदि अफीम की पैदावारी नहीं की जाए तो भी अफीम की यहाँ पे जो क्षमता है वो पूरी हो। तो क्या कारण है कि इतनी यदि क्षमता होने के बाद अफीम यहाँ पैदावारी हो रही है? जोशी जी आप बताएं। देखिए हरीश जी, जो आप बोल रहे हैं कि अधिकारी से बात हुई, ये कहीं ना कहीं मुझे भी पढ़ने में आया था और सुनने में आया था जी कि हिंदुस्तान में इतनी अफीम सरकारी स्टॉक है जी कि अगले 10 वर्ष तक भी अगर अफीम के पट्टे किसानों को नहीं दिए जाए जी तो भारत सरकार के पास इतनी अफीम है कि जो जरूरत ड्रग्स और उसमें अफीम की लगती है जी उसकी पूर्ति हो सकती है जी। पर किंतु मेरा मानना यह है कि अफीम के पट्टे देना सरकार की मजबूरी है जी, क्योंकि हमारे क्षेत्र का किसान कहीं ना कहीं इन अफीम के पट्टों को लेकर राजनीति को प्रभावित जरूर करता है जी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे वो भाजपा पार्टी से हो
या चाहे वो किसी अन्य पार्टी से हो। तो कोई भी राजनेता या राजनीतिक पार्टी वाला ये नहीं चाहेगा कि अपने शासनकाल में या विपक्ष में भी रहते हुए किसानों को इसके पट्टे नहीं दिए जाए, क्योंकि बीच में आपने देखा कि पट्टे की कुछ सीमा कम कर दी थी, रकबा कम कर दिया था जी। तो उस रकबे को लेके भी किसानों ने बड़ा आंदोलन मचाया था जी। और एक किसान यूनियन, किसान संगठन खड़ा हो गया था जी। जिसका प्रभाव दोनों पार्टियों पे देखने को मिला है जी। तो नेताओं को राजनीति करनी है और उन्हें ये डर रहता है कि उनका वोट बैंक हाथ से फिसल जाएगा। जी। जी। इस कारण इसको लेकर के वो अफीम के पट्टे कम करना नहीं चाहते और अफीम की पैदावार इसीलिए नहीं कम हो रही है। तो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि को ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जब अपन किसान का एक तरफ ध्यान दे रहे हैं तो दूसरी अब युवा जो इस तस्करी की ग्रिप में जा रहे हैं उन पे भी तो लगाम लगाने के लिए कहीं भी ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे डोला चूरा की खरीदारी की जाए या ठेके किए जाए। इसमें नाकाम क्यों है? इसमें क्या कारण ऐसा सामने आ रहा है कि डोला चूरा के ठेके नहीं हो पा रहे? देखिए हरीश जी, इस मामले में मैं सिर्फ एक ही लाइन में आपको जवाब दे दूंगा जी, जो हमारे लिए भी बड़ी शर्म की बात है जी। बेरोजगारी, जो आपने युवा वर्ग जो भटक रहा है जी। युवा वर्ग कहीं नहीं भटक रहा है। वो भटक क्यों रहा है? जी। आज उसके पास रोजगार नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसे उसकी शिक्षा के अनुसार उसे कार्य नहीं मिल रहा है। जी। तो सबसे पहले तो हम उस तरफ फोकस करें जी। कि वो व्यक्ति इन कामों में क्यों उलझ रहा है, जी। वो क्यों अफीम बेचने पे राजी हो जाता है, वो क्यों डोला चूरी बेचने के लिए राजी हो जाता है, वो क्यों नशे के प्रति आकर्षित होने लगता है। कहीं ना कहीं पैसों का खेल, कहीं ना कहीं बेरोजगारी का खेल ऐसा है कि वो इसकी गिरफ्त में चला जाता है। नहीं, इस पे लगाम लगाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए आपकी दृष्टि से? इस पे अगर लगाम लगानी है तो कानून थोड़ा सख्त बनाया जाए जी। और सख्त कानून तो है पर उसके ऊपर पूर्ण रूप से उसको जो है लागू किया जाना चाहिए और जो पर्दे के पीछे लोग होते हैं उन लोगों को सामने पुलिस प्रशासन उनको आगे लाए, जी। उनको उनकी धरपकड़ करे जी। और उन युवाओं के लिए समय समय पर हमने देखा है कि समय समय पे भी प्रशासन करता है, उनकी काउंसलिंग भी करता है। जी। मैंने देखा है कि जेल में कई ऐसे युवा बंद है सेंट्रल जेल में जिन्होंने बेचारों ने कुछ भी नहीं देखा है, सिर्फ पैसे के लालच में वो आ गए कि भाई फला बैग फला गाड़ी तू वहां लिए जा, तुझे इतने लाख दे देंगे। जी। सिर्फ वो पैसों के लालच में आके उन्होंने वो काम कर दिया। तो उनकी समय समय पर ऐसे जो भी युवा हैं, भटके हुए युवा, पढ़े लिखे हैं चाहे वो पढ़े लिखे नहीं है, पर एक नौजवान अगर हो गया है और उसके पास खर्चे के लिए या खाने के लिए दाना पानी नहीं है तो वो ऐसे अपराध की गर्द में उतर ही जाता है। और चूंकि हमारा बेल्ट इस चीज में अफीम और इसमें काफी सुदृढ़ है तो इस ओर वो लोग जाते ही हैं। इनकी समय समय पर काउंसलिंग की जाए और उन्हें दूसरे रोजगार ऐसे उपलब्ध कराया जाए कि वो कम से कम अपनी रोजी रोटी चला सके। अध्यक्ष महोदय, आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि आज युवा का रुख भी तस्करी की तरफ है, तो क्या प्रयास करना चाहिए जिससे ये तस्करी रुक पाए और उसके अलावा युवा समझ पाए, और आप क्या मैसेज देना चाहते हो जय एक्सप्रेस के माध्यम से युवाओं को जो आज तस्करी के रुख कर रहे हैं उनको, और किसानों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि हम वर्षों से देख रहे हैं अफीम का लागत मूल्य जो है वो किसानों को नहीं मिल पा रहा है। जी। इसके लिए पहले भी कई आंदोलन खड़े हुए हैं और मैंने जैसा पहले भी जिक्र किया था कि जनप्रतिनिधि आश्वासन देकर के जनप्रतिनिधि तो बन जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन बाद में उसी किसान की बात किस तरह प्रभावी तरीके से केंद्र के सामने रखना है वो नहीं हो पाता है। अफीम का भाव किसान को आज भी नहीं मिल रहा है उतना, वो बढ़ना चाहिए, सबसे पहली बात। नंबर दूसरी बात, मध्य प्रदेश सरकार की भूमिका राज्य स्तर पे हम देखें तो सरकार की भूमिका यदि डुबड़ा चूरा के ठेकों के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं तो सरकार की भूमिका में हम देखते हैं कि किसान केंद्र है। किसान केंद्र है सरकार के नज़र में। जब आप प्याज को समर्थन मूल्य पे खरीदने की बात कर लेते हैं, लहसुन को खरीदने की बात कर लेते हैं, तो डुबड़ा चूरा को समर्थन मूल्य पे क्यों नहीं खरीद सकते? आप खरीद लीजिए, वहाँ पे तस्करी अपने आप कम हो जाएगी और जो जितनी होगी उसको तो प्रभावी तरीके से रोका ही जा सकता है। और रही बात युवाओं की इस दिशा में उन्मुख होने की, मैं आपको बताना चाहूँगा कि युवा आज जितना दिमागी तौर पे
सक्षम है उतना शायद पहले इतना नहीं हुआ करता था, क्योंकि तकनीक बहुत बढ़ गई है जी। शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ गया है। गांव गांव में आदमी मोबाइल चला करके और देश और दुनिया की जानकारी ले लेता है जी। तो उन्हें आप अफीम और इससे उत्पादित होने वाले और भी चीज़ों के बारे में नया ज्ञान दे सकते हैं, उनसे नवाचार करवा सकते हैं। सरकारें जब स्टार्टअप के बारे में सोच रही है, लॉकडाउन की स्थिति के अंदर आदमी किस तरीके से अपनी जीविका को नए स्वरूप में ढाल करके और आगे बढ़े, इसके लिए सरकार आर्थिक पैकेज देने को तैयार है। तो इस बारे में लंबा रिसर्च हो करके, और क्यों ना जो अफीम उत्पादक किसान हैं, उनके बच्चे हैं, उनको अफीम की और भी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरीके से नए स्वरूप में ढालना चाहिए, सरकार उसमें उनकी क्या मदद कर सकती है और सरकार के नियंत्रण में यह काम कैसे प्रभावी तरीके से हो सकता है, इस पे उनको गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। यह बहुत बड़ा विषय है। और कुछ हो ना हो तो कम से कम अफीम, जैसे मान लीजिए हमारा उद्यानिकी कॉलेज है मंदसौर का, वो नए नए तरीके के बीज और नए नए तरीके की फसलों को पे अनुसंधान करता है। तो हमारे युवाओं को कृषि में आधुनिकीकरण से जोड़ करके और अफीम को लेकर के भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, और ये हमारी मोनोपोली हो सकती है। जिले की पुलिस को क्या कहना चाहेंगे, जो पुलिस की कार्यप्रणाली देती है इस मामले में? उनका क्या मैसेज? देखिए, पुलिस के ऊपर तो हम मीडिया से जुड़े हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। पुलिस की भूमिका जहाँ तक है कि हम जो यहाँ अधिकारीगण हैं, ऊपर जो नियंत्रणकर्ता अधिकारी हैं, उनके ऊपर जो जिम्मेदार हैं, उन सभी को इस बारे में सोचना चाहिए कि सवाल केवल तस्करी का नहीं है। आप जिस बेल्ट को तस्करी की निगाह से देख रहे हैं, वहां से जो नशा जा रहा है वो हमारे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। और कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा, आप अधिकारी भले ही हैं, लेकिन किसी और का बच्चा अगर मान लीजिए आपकी आंखों के सामने इस तरीके से गर्त में जाता हुआ दिखाई देगा, तो आपकी आंखों में शर्म महसूस जिस दिन हो जाएगी, उस दिन ये सारी चीजें शायद मेरे ख्याल से धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएगी। और प्रभावी भूमिका की बहुत आवश्यकता है। पुलिस की जहाँ तक भूमिका है तो संदेह के दायरे में हमेशा रहती है, सवाल हमेशा उठते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि हम केवल यहाँ जो सवाल उठाते हैं, क्या जो नियंत्रण करता है उनके ऊपर ये सब उंगली नहीं उठती है? उंगली वहीं से उठती है, तो नियंत्रण वहां से शुरू होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को इस बारे में बहुत प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए, मेरा साथ। कहीं कहीं अफीम वाले मामले में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे एडवोकेट विजय जी जोशी और हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष विष्णु जी परिहार।